हाँ भाई दोस्तों, रेडी हो तो लिखना शुरू करो। और क्या, ये जो जातक ग्रंथ है ना, इसके किसके जातक ग्रंथ, तो इनमें क्या है ये बात लिखो फटाफट। लिखेंगे वराह मीर के जातक ग्रंथों में, वराह मीर के जातक ग्रंथों में शिल्प तकनीक, कृषि तकनीक, वस्त्र निर्माण, सिंचाई, वर्षा, आदि का उल्लेख। तो मैंने बताया वराहमीर के जो जातक ग्रंथ है कौन कौन से हैं? बृहत जातक, लघु जातक, दो जातक ग्रंथ है। और दोनों जातकों में जो शिल्प तकनीक है, वस्त्र निर्माण वाली, इन कृषि तकनीक, खेती करने वाली, वस्त्रों का निर्माण किस प्रकार से अच्छे से किया जा सकता है, ये सब तकनीकियां किसमें किसमें बेटा? जातक ग्रंथ में। जातक ग्रंथ किसके लिखे गए? ब्राह्मण के कौन कौन से जातक है बेटा? वृहत जातक और लघु जातक। लघु जातक, ओके। क्या नहीं लिखा? तो क्या कर रहे हो बैठे बैठे? अरे लिख दिया कि ओके। अब इसके बाद तीसरा विद्वान, तीसरा विद्वान नाम है ब्रह्मगुप्त। कौन सा है ये विद्वान? ब्रह्मगुप्त। इसको मेरे साथ साथ लिखो, बातें मत करो, फटाफट लिखना रहे, मैं लिखते ही हटा दूंगा स्लाइड। भीनमाल, भीनमाल जालोर निवासी, निवासी था। इसके ग्रंथ दो हैं। एक ग्रंथ का नाम है ब्रह्म सिद्धांत,
जिसे हम लोग ब्रह्म सिद्धांत कहते हैं, उसका दूसरा नाम ब्रह्म स्फुट सिद्धांत भी मिलता है। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, ये दोनों एक ही बात है, दोनों लिख देना। दूसरा ग्रंथ है खंड खाद्य, खंड खाद्य। ब्रह्म सिद्धांत में इसने विश्व में सबसे पहले फर्स्ट बार गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया एवं बताया कि सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पृथ्वी सभी को अपनी ओर खींचती है। इसी कारण इसे भारत का न्यूटन कहा जाता है। इसने गणित की अनेक प्रमेय दी। लिख दिया? अरे लिख दिया कि तो ब्रह्मगुप्त जो कि ये क्वेश्चन पक्का आना है, शायद तुम्हारे 2021 के आरएस में पूछा भी गया। ये वाला क्वेश्चन कौन सा वाला? ब्रह्मगुप्त कहां का निवासी था? बता मावड़ी। बीनमाल कहां का है? अरे बीनमाल नया जिला नहीं बना क्या? नहीं बना, सांचौर बना है। और ये अब बीनमाल किस में आ रहा है? जालोर में आ रहा है, क्योंकि सांचौर गुजरात के तटीय प्रदेश वाला क्षेत्र है। तो बीनमाल का निवासी था, ब्रह्म सिद्धांत दिया। ब्रह्म सिद्धांत इसकी किताब का नाम है, जिसको ब्रह्म स्फुट सिद्धांत भी कहते हैं। पहली बार इसने बताया कि सभी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं सब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ज्यादा वजन जिसमें होगा वो ज्यादा आकर्षित करेगा।
कम द्रव्यमान होगा वो दूसरे की ओर जल्दी आकर्षित होगा, और ज्यादा द्रव्यमान होगा वो दूसरे को ज्यादा आकर्षित करेगा। जैसे सूर्य सबको आकर्षित कर रखा क्योंकि द्रव्यमान बहुत ज्यादा है। इस ब्रह्मा अपने सौरमंडल का करीब 98% द्रव्यमान अकेले सूर्य में है, और 2% सारे ग्रह और उनके उपग्रहों में। और पृथ्वी जो है, पृथ्वी वो तो भापड़ी इतनी छोटी है कि बृहस्पति पृथ्वी से 15,000 गुना बड़ा। तो तुम समझे, इसलिए पृथ्वी तो कुछ नहीं है, फिर भी पृथ्वी चांद को खींच रही है, सबको खींच रही है, क्योंकि हर कोई खींच खींच सकता है। किस कारण से? कौन सा सिद्धांत? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, बताया कि किसी भी पिंड को एक दूसरे की ओर आकर्षित करने का गुण होता है। किस, सॉरी मैंने यहां पर किसी लिख दिया, या लिखना चाहिए था सभी। सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। पृथ्वी सभी को अपनी ओर खींचती है, तो किसी भी की जगह सभी कर दो, सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। करते हैं नहीं? करते हैं। खंड खाद्य ग्रंथ जो है उसमें गणित की अनेक प्रमेय दी इसने, ठीक है। लास्ट की बात, अगला जो विद्वान है वो है दोस्तों भास्कर प्रथम। इसने 2 ग्रंथ गुप्तकाल में लिखे थे ज्योतिष और खगोल पर। एक का नाम था महाभास्कराचार्य और दूसरे का नाम था लघु भास्कराचार्य। मैं तुम्हें लगे हाथ बता दूं कि एक और विद्वान है जिनका नाम है भास्कर सेकंड। ये भास्कर सेकंड जो है दोस्तों, ये गुप्तकाल का नहीं है, ये राजपूत काल का है। इसके ग्रंथ का नाम लीलावती, जो कि भारत का ही नहीं अपितु विश्व का सर्वश्रेष्ठ गणित का ग्रंथ है। गणित का ग्रंथ माना जाता है। उतार दो यूं कहें फटाफट, दोनों को उतारना।
लिख दिया। तो दोस्तों ये हमारे इसी के साथ जो भौतिक विज्ञान, गणित और ज्योतिष शास्त्र है गुप्त काल का, वो समाप्त होता है। याद ये बात जरूर रखें कि लीलावती ग्रंथ किसका है? सेकंड का, फर्स्ट का नहीं है। और वैसे कई बार इस पर भी क्वेश्चन आता है, तुम्हारे तो भारतीय इतिहास पूरा ही है। तो लीलावती जो ग्रंथ है, भास्कर सेकंड ने अपने छोरी लीलावती के नाम पर लिखा था। उसकी बेटी का नाम था लीलावती। हुआ ये था कि इसके कोई पुत्री नहीं थी, पुत्र भी नहीं था। भास्कर सेकंड की कोई संतान नहीं थी और इस बात से बड़ा चिंतित था। कई दिनों की उपासना के बाद में इसके संतान हुई, जिसका नाम क्या रखा? लीलावती। हाँ, अब तो तेरा इंटरेस्ट हो जाएगा। लीलावती जो आ गई, तो लीलावती के जन्म के समय के ग्रह नक्षत्रों को जब देखा, विद्वान था बड़ा तगड़ा, तो देख करके दंग रह गया कि छोरी का जन्म तो बहुत ही कुशुभ मुहूर्त में हुआ। जब पूरे नक्षत्रों को देखा कौन कौन से का ज्यादा प्रभाव है, तो पता लगा कि इसके तो वैधव्य, विधवा रहेगी, पति सुख नहीं है, ब्याह नहीं कर सकेगी। बड़ा दुखी था कि यार लड़की भी हुई, संतान भी हुई, लेकिन वो भी दुखी रहेगी। लेकिन लंबे समय बाद बेटी बड़ी सुंदर थी, उसे पढ़ाया लिखाया, कहा कि बेटा मैं विद्वान हूं इतना बड़ा, तू भी गणित का ज्ञान प्राप्त कर ले। उसे पढ़ाया लिखा, गणित की विदुषी बनाया। जब वो जवान हुई तो मन में विचार आने लगा कि बेटी का ब्याह तो करूंगा, मैं विद्वान हूं, मुझे अपनी पुत्री को इसके भविष्य के लिए त्याग करने का हक है। मैं इसका विवाह ऐसे मुहूर्त में करूंगा जिसमें किया गया कार्य निष्फल हो ही नहीं सकता, और वो मुहूर्त मैं ज्ञात करूंगा। मैं इतना बड़ा विद्वान, और वो लंबे समय से कई सालों के अध्ययन के बाद में उनको ऐसा मुहूर्त मिल गया कि कोई ब्रह्म मुहूर्त जो कि थोड़े समय के लिए आता है। विभिन्न प्रकार के ग्रहों और नक्षत्रों की ऐसी चाल कि जिसमें किया गया कार्य निष्फल हो नहीं सकता, तो उसने वही टाइम चुना। विवाह फिक्स कर दिया गया, लड़का भी देख लिया, शादी भी रचा दी, टाइम भी हो गया, सेम डे भी आ गया। उस समय सूर्योदय के बाद से सूर्यास्त तक ये जो रेत घड़ी होती थी, उसे समय देखा जाता था। रेत घड़ी अर्थात बारीक रेत जिसमें भर करके और धीरे धीरे इस छेद से गिरती रहती थी रेत, और नीचे ढेर लगता रहता था। और कितनी रेत आ गई है ऊपर से, उसमें मानक होते थे। इनको देख करके समय की गणना होती थी। जैसे ही रेत की घड़ी खाली होती, उठा करके यूं कर दिया जाता, फिर समय शुरू हो जाता था। रेत घड़ी, चूंकि रेत घड़ी में रेत भरी जाती थी, ऊपर एक ढक्कन होता था, इसके बाद ढक्कन पैक कर दिया जाता था। लड़की के विवाह का समय हो गया, मेहमान आने लग गए, बारात आ गई, पिता आगवानी के लिए चला गया। जाते समय बेटी को कह गया, बेटी बाकी सब चीजें सेकेंडरी है, कौन आता है कौन जाता है, कौन सी ड्रेस पहनी, कौन से आभूषण पहने, सबसे बड़ी बात है टाइम। टाइम उक चूक नहीं होना चाहिए, वरना हम हार जाएंगे, जीते जी। बेटी ने कहा, पिताजी इतनी पढ़ी लिखी हूं, भरोसा नहीं है मुझ पे, आप जाओ, बारात को देखो, मेहमानों को देखो, दूसरी तैयारियों को देखो, मैं कमरे में तैयार भी हो लेती हूं और घड़ी को भी देख लेती हूं। अब लड़की ने लहंगा पहना, जेवरात पहने, सोने के पहने, जेवरात में सब लड़ियां ही लड़ियां, मणिये ही मुनिये होते ही है, सोने के जेवरात, मनके ही मनके, लटकते मनके, खनकते मनके, छोटे मनके, बड़े मनके।
आप जानते हो कि जब लड़की शादी का लहंगा पहन लेती तो अकड़ जाती है, मैंने बताया आपको। क्योंकि कई कई लहंगे तो 30-30, 35-35, 40-40 किलो के होते हैं, जिनके पैसे भी लाख लाख, 1.5 लाख, 50,000 से कम लगते नहीं है। और कई लड़कियां तो बापड़ी होती 20 किलो की है, और लहंगा 40 किलो का पहना दिया जाए, क्यों बेटा? तो क्या हाल होगा? दूसरे पकड़ के खड़ा करेंगे, दूसरे पकड़ के बैठाएंगे, बैठ जा, खड़ी हो जा। फेरे देते समय भी वो यूं ही लेगी, क्योंकि लहंगा 40 किलो का है, तो लोग पकड़ पकड़ के चलो जी। खैर बात को छोड़िए। लहंगा पहनने के बाद ये लीलावती भी अकड़ गई, क्योंकि वो इतना टाइट होते हैं कि ना झुकना होता है ना खड़ा होना होता है। समय को बार बार देखना, उसने शॉर्टकट निकाला कि कौन नीचे झुक झुक के देखेगा। कांच की बनी हुई रेत गड़ी, ऊपर का ढक्कन खोल लेती हूं, और खोलने के बाद में कितने अंश कम हो गए गिन लेती हूं। समय को घटा दूंगी, अपने आप यहां की कितनी रेत जमा हो गई, यहां वाला अपने आप माइनस हो जाएगा। एक बार को ढक्कन, 2 बार, 3 बार, तीसरी बार जब खोला, जाने कब सोने के उसके गहनों के, छोटे मनकों और बड़े मनकों में, पतले मन के मोटे मनकों में कौन सा मन का टूटा, कब इसके अंदर गिरा, पता ही नहीं लगा। सोने का मन का आ गया, रेत की घड़ी के जहां बारीक बजरी गिर रही थी वहां आकर कोने में अटक गया। समय अस्त व्यस्त हो गया, बारीक रेत के अत्यंत बारीक मिट्टी के से कण जाते रहे, घड़ी चलती दिखती रही, मोटे कण ऊपर अटकते चले गए। जो समय जिस समय होना था वो नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद बारीक रेत की गिरने के बाद जब समय पूरा हुआ तो फेरे हुए। पिता बार बार पूछ रहे थे, बेटी समय हो जाना चाहिए था, लेट क्यों हो रहा है? पिताजी घड़ी पड़ी है, आज दिन ही ऐसा लग रहा है, थोड़ा अपने को जल्दीबाजी है ना, इसलिए। तो जब समय पूरा हुआ, फेरे हुए, फेरे, पहला फेरा, दूसरा फेरा और तीसरा फेरा जब हो रहा था, वो छोरा वहीं जोर से डकारा, पछाड़ खा के दलाम से पसर गया वहीं पर। उम्र कम थी, बट हार्ट अटैक तो उस जमाने में भी आते थे। बारात रोती कलपती चली गई, और ये भी रोते कलपते ठहर गए। एहसास हुआ ब्रह्मगुप्त को, सॉरी भास्कर को, एहसास हुआ भास्कर को कि गलती की मैंने, मेरे स्वार्थ में एक इंसान के बलि चढ़ा दी मैंने। जब पता था मुझे कि मेरी लड़की विधवा रहेगी, तो मैंने क्यों किया ऐसा काम? फिर उसे अपनी विद्वत्ता पर तिरस्कार हुआ कि कैसा विद्वान हूं मैं। फिर उसे एहसास हुआ कि यदि मैं विद्वान नहीं होता तो मुझे एहसास कैसे होता कि मेरी लड़की विधवा रहेगी। मेरी गणना तो ठीक है, तो फिर मेरी दूसरी गणना खराब कैसे हो गई? उसने फिर से मेहनत की, कई दिनों की मेहनत के बाद, गणना के बाद उसे लगा कि गणना तो ये भी सही थी। इस समय विशेष में किया गया कार्य निष्फल हो नहीं सकता। तो फिर क्या हुआ? जांचते परखते देखते हर चीज को देखा, अंत में इस घड़ी को देखा, सारी बजरी निकाल के बाहर पटकी। जब वो सोने सा चमकता हुआ मन का, वो छोटा मन का, वो बड़ा मन का अटका हुआ था, समझ गया कि खेल बिगड़ गया है। समय की चाल को मैं बदलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समय ने अपनी चाल बदल दी, और जो होना है वो होकर के रहा। उसने कहा, बेटी अब ब्याह नहीं करना तेरा, तू तो गणित पढ़, जोरदार पढ़, तेरे ऊपर मैं पूरा गणित का ग्रंथ लिख दूंगा। इसलिए उसने अपने पुत्री के नाम पर इस गणित के ग्रंथ का नाम लिखा था लीलावती। मध्यकाल में अरबी और फारसी में, और इसके बाद यूरोपियन भाषा में सबसे ज्यादा जिस भारतीय गणित ग्रंथ का अनुवाद किया गया उसका नाम लीलावती। ठीक है, खेल खत्म, बात खत्म। अच्छा, बीच बीच में पुनर्बलन देते रहते हो।
अब दोस्तों बात करेंगे रसायन विज्ञान की। रसायन विज्ञान में दो ही विद्वान हैं जो एक ही स्लाइड में हो जाएंगे। तो गुप्तकालीन रसायन विज्ञान, इसमें दो विद्वान हैं। एक का नाम है दोस्तों नागार्जुन, और दूसरे का नाम है कणाद। नागार्जुन ने अपनी ग्रंथ, मैंने पहले भी लिखा है थे इनके ग्रंथ, कणाद की रचना वह लिख दिया क्या? ओके, चिकित्सा विज्ञान। तो बताओ गुप्तकाल में विज्ञान का सुश्रुत संहिता। सुश्रुत ने सबसे पहले सर्जरी या शल्य क्रिया का कार्य किया, इसलिए इसको भारत का प्रथम सर्जन कहा जाता है, या प्रथम शल्य चिकित्सक। प्रथम सर्जन विश्व का, भारत का। अरे सर्जरी का मतलब नहीं जानते क्या? सिलेक्शन नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा तो तू बता। वो तेरी सर्जरी करा दो खोपड़ी की, फिर याद होना शुरू हो जाएगा, और क्या। अरे खोपड़ी की करानी है कि सर्जरी, याद होना शुरू हो जाएगा। तो जो काट पीट करके वापस जोड़ करके जो करते हैं शल्य क्रिया, उसे क्या कहते हैं? हाँ, कुषाण काल में पहला ये है बेटा, इसलिए एक नंबर लगाया मैंने, अब नंबर 2 भी लगेगा। फिर दोस्तों नंबर 2 कुषाण काल में, वो कौन है? चरक। चरक ग्रंथ का नाम क्या है? चरक संहिता। इसमें विभिन्न रोगों की पहचान, उन रोगों के लक्षण, उनकी चिकित्सा के उपायों पर प्रकाश डाला गया।
लिख दिया क्या? तो दोस्तों, भारत में सबसे पहले चिकित्सा पर लिखा गया ग्रंथ कौन सा? आयुर्वेद, जो कि किसका उपवेद है? ऋग्वेद का जब रचना हुई थी तभी आयुर्वेद की रचना भी हो गई थी, दोनों साथ साथ रचे गए। ठीक है, तो पहला चिकित्सा का ग्रंथ किसे कहते हैं? आयुर्वेद को। ठीक है, अब आयुर्वेद के बाद इसका विकास हुआ कुषाण काल में। कुषाण काल में चिकित्सा विज्ञान के दो विद्वान हुए। नंबर एक, सुश्रुत। सुश्रुत जो है दोस्तों, शल्य चिकित्सक थे, मतलब ऑपरेशन करते थे बड़े खतरनाक खतरनाक वाले। किसी के कोई भी कमी हो, फटाक से ऑपरेशन कराए एकदम फटाफट। जैसे मान लो कोई सुंदर कम है तो सर्जरी कर देते थे। आजकल तुम जिसे प्लास्टिक नाम देते हो वो सब करते थे। मान लो किसी की लंबाई ज्यादा है, लंबाई कम है, तो उसकी काट के उसके जोड़ देते, उसकी कम हो जाती है। ऐसा था, ये गुप्त काल था। तो दुनिया में सबसे पहले सर्जन कौन? सुश्रुत। किताब का नाम? दूसरे विद्वान कौन से? रचना का नाम? जिसमें रोग क्या है, पहचान क्या है, लक्षण क्या, उपाय क्या। जैसे तुम्हारे रोग क्या है, तेरा रोग क्या है, लक्षण दिख रहे हैं मुझे। भाई रोग तो है वरना याद हो जाता, लक्षण दिखते हैं मुझे, उपाय करूंगा तेरा मैं। कोई बात ना, बात समझ में आई ना? तो दूर से रोगी की, ये कोई आजकल जो टेस्ट करते हैं कि ब्लड टेस्ट ले, ये टेस्ट लें, बाढ़ में गए टेस्ट, दूर से रोगी के लक्षण देके बता देते थे तेरे को कौन सा रोग हुआ रहा है भाई, तुझे आजकल लवेरिया चल रहा है। तुमसे तो टेबलेट ठुकवा लो चाहे जितने। खैर, तो ध्यान दें, चरक ने रोगों के लक्षणों के आधार पर रोग की पहचान और उनके उपायों पर प्रकाश डाला। फिर गुप्त काल में जो विद्वान हुए उनका नाम था धन्वंतरी। क्या नाम था? धन्वंतरी। तो धन्वंतरी के ग्रंथ का नाम, इसका चिकित्सा ग्रंथ कौन सा? किसी को नहीं पता। इसका नाम है निघट्टू। निघट्टू। इसमें विभिन्न प्रकार के रोग, कौन कौन सी रोग हैं, फिर रोगों के लक्षण, और इनका उपचार हेतु कौन कौन सी जड़ी, यानी पौधों की जड़ें, बूटियां, किसे कहते हैं बूटियां? अर्थात जड़ी बूटियों में बूटियां किसे कहते हैं? पौधों के फूल एवं फल, उसे
बूटियां कहते हैं। तो जड़ यानी जड़ी और बूटियां से इलाज। इनके साथ साथ इन्होंने सबसे पहले जो एल्कोहल है अर्थात जो शराब है, जिसे दारू से दवा के रूप में उपयोग, इन्होंने बताया कि अल्कोहल को यदि हम नियंत्रित व्यवस्थित अन्य जड़ी बूटियों के साथ प्रयोग करें तो उसे दवा कहा जाता है। तो इसे पहले दवा दारू कहते थे, दवा दारू। ठीक है, उतारो फटाफट, देखो मत, उतारो बेटा, उतारो। तो नंबर 1 2 3, तो 3 हो गया ना ये। तीसरा नंबर 4, विद्वान का नाम है वाघभट्ट। वाघभट्ट ये, और इसके ग्रंथ का नाम, चिकित्सा ग्रंथ कौन सा? चिकित्सा ग्रंथ कौन सा? अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय इसमें पहली बार, विश्व में पहली बार रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की एवं हृदय रोग, रक्त शुद्धि की चिकित्सा की खोज की। ये वाघभट्ट, ये नालंदा विश्वविद्यालय में चिकित्सा के प्रधान आचार्य थे। फिर नंबर 5, पालकम में और इसका ग्रंथ चिकित्सा ग्रंथ कौन सा? हस्तायुर्वेद। इसमें हाथियों की चिकित्सा का विवरण
वर्णन मिलता है। इसी तरह से दोस्तों छठा शालीहोत्र। शालीहोत्र इसका चिकित्सा ग्रंथ अश्वशास्त्र, जिसमें अश्व चिकित्सा का विवरण प्राप्त होता है। और ये दोस्तों ये जो था इसे भारतीय वेटनरी का जनक भारतीय पशु चिकित्सा भारतीय पशु चिकित्सा का ग्रंथ कहा जाता है, का जनक याद कराऊंगा रे तुम्हें, मैं भी याद कराऊंगा। ये कहाँ भेजोगे फोटो? वो किस कोचिंग में कर रही है? अपनी क्लास की है क्या? अपनी क्लास की है? ओके। नहीं, तुम चाहो तो दूसरी कोचिंग वाले को भेजो, बोले कोई दिक्कत नहीं। बताऊं क्यों? ऐसा किसी कोचिंग को नहीं पढ़ाता, तय ये निश्चित है। नहीं, आप इस जगह आ गए, मैं भी मिल गया, ये सहयोग है। बाकी स्प्रिंग बोर्ड में ना देख लेना, ये मैटर मिला करके सारा बिल्कुल आधा अधूरा और अपूर्ण मिलेगा। अच्छा, हाँ। और क्या वो पॉलिटी में ऐसे ही पढ़ाता हूँ, एकदम आसान याद हो गया। तो लिख दिया क्या आप? तो फिर कब तक लिखोगे? वो पॉलिटी पढ़ाई थी मैंने उत्कर्ष में, एंड था ये मानो पॉलिटिकल, उससे बाहर आज तक आईएएस में पर्सन नहीं आया। ये बात कहते हैं मुझे बहुत सारे विद्यार्थी कि सर आपने इतनी आसान तरीके से पॉलिटी पढ़ाई थी। पॉलिटी पश्चिम जयपुर है, वाणिज्य कर बना आरटीओ के पीछे। अरे लिख दिया कि तो याद करो रे इनको, करा दो याद? हाँ तो करो। अरे धनवंतरी था ना, धनवंतरी, इसका नाम तो आपने सुना ही है, धनवंतरी जो था। ग्रंथ का नाम, इसके एक बीमारी हो गई थी, इसे गले में निगला नहीं जाता था। इसका गंटू जो था ना वो खराब हो गया था,
तब इसने पता क्या किया, इसने कहा कि गरम करके रम ले ले, और सचमुच इसका गला महीने भर की रम के बाद ठीक हो गया। तब इसने कहा रहे ये तो काम की चीज है। तो ग्रंथ का नाम क्या है, अब याद हो गया। तो धन्वंतरी के ग्रंथ का नाम निघंटु। इसमें विभिन्न रोग क्या है, उनके लक्षण क्या है, उनको उपाय क्या है, वो पेड़ पौधों की जड़ों से जड़ी और उनके फल और फूलों से बूटियां से इसने चिकित्सा की। दारू में घोल बनाया, किसी भी जड़ का घोल दारू में। आज भी जो खांसी की जो अपन दवाई लेते हैं जुकाम की, वो 99% एल्कोहल से बनी होती है, उसी के अंदर कुछ अच्छी जड़ी बूटियां डाली हुई होती है। दूसरा था वाघबट। कौन था, वाघबट। वांग, वांग का मतलब रोना। अपन नहीं कहते रहे क्यों बांग मेल रहे, वांग बांग रोना। इस बापड़े के साथ क्या हुआ, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाया करता था और एक जवानी में किसी लड़की को दिल दे बैठा। उस लड़की ने इसका दिल तोड़ दिया। कितने टुकड़े हुए, 8। कितने टुकड़े, 8 टुकड़े हुए। दर्द बहुत होता था, दिल टुकड़े टुकड़े हो चुका था। इसलिए इसने सोचा कि मेरा खून कहां, मैं कहां, मेरा दिल कहां, उसके टुकड़े कहां। तो किताब का नाम क्या, बहुत रोता था, नाम था वांग, और किताब का नाम 8 टुकड़े वाला हृदय, अष्टांग, 8 अंग। किसके, हार्ट के। तो हार्ट के 8 टुकड़े, अष्टांग हृदय, जिसमें किसकी बात करेगा, खून की। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला पहला विद्वान धरती का कौन था। हृदय रोग के बारे में बताया, रक्त शुद्धि के बारे में बताया, क्योंकि इसके बाद इसको पता लग गया कि दिल को समझ लो, दुनिया को समझ लोगे। आज भी हमारे विद्वान कहते हैं कि हृदय में 2 आलिंद्र, 2 नीले, 4 ही टुकड़े हैं। अब जाके इन्होंने कहना शुरू कर दिया आलिंद भी अपर पोर्शन अलग है और लोअर पोर्शन अलग है। अब 8 टुकड़े, अब माने 2019 के बाद। और इसने कब कह दिया था 8 टुकड़े हो गए रे मेरे, तो गुप्त काल में, आज से कोई 1700 साल पहले। आज जो वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, इसने खोज कर दी थी। तो कौन था ये, कहां पढ़ाता था, किताब का नाम, किसकी खोज करेगा। फिर ये हाथी पालता था, कौन पालता था हाथी, अरे हाथी कौन पालता था, पालता था, पाल काम में क्या पालता था, हाथी। तो हाथियों पर ग्रंथ का नाम हस्ता आयुर्वेद। अरे हाथियों का आयुर्वेद, इसका पाल काम में का एक साड़ा था, साड़ा। उसने कहा जीजा जी तुम हाथी पालो, घोड़े तो हम भी पालेंगे। तो क्या नाम था, और किस पर चिकित्सा। और फिर जीजा से साड़ा इतना आगे निकला कि उसने जीजा का निकाला दिवाला, वैसे था साड़ा। और भारतीय पशु